नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जा रहे हैं। 1857 का वो साल जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। जी हाँ। और इस संग्राम के एक ऐसे किरदार पर बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही बहादुरी और रणनीति ये दो शब्द दिमाग में आते हैं। तात्या टोपे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख पर आधारित है जिसका शीर्षक है तात्या टोपे, एक वीर स्वतंत्रता सेनानी और रणनीतिकार। तो आज हम इसी के सहारे उनकी कहानी की गहराई में उतरेंगे। जी। हमारा मकसद क्या है? तात्या टोपे के जीवन के वो पहलू समझना जिन्होंने उन्हें इतिहास में इतनी अहम जगह दी। उनकी सोच, उनकी हिम्मत, उनका असर। और एक मजेदार बात बताऊं? हाँ, बताइए। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग यवलकर था। तात्या तो जैसे हम किसी बड़े बुजुर्ग को आदर से बुलाते हैं वैसा एक नाम था। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। मतलब तात्या एक तरह का सम्मान था। हाँ बिल्कुल, ये उनके व्यक्तित्व की पहली झलक देता है। लेकिन देखिए, उनकी कहानी सिर्फ वीरता की नहीं है। इसमें कई परतें हैं, चुनौतियां हैं, कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन पर शायद अलग अलग राय हो सकती है। और सबसे बढ़कर एक कमाल की रणनीतिक सोच है। सही कहा आपने। और देखिए, 1857 के संग्राम को सिर्फ बड़े राजा महाराजाओं के नजरिए से देखना काफी नहीं है। तात्या टोपे जैसे लोग जो शायद जमीनी स्तर पर रणनीति बना रहे थे, जिनके पास साधन कम थे फिर भी लड़ रहे थे, उनका योगदान समझना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है वो यही दिखाता है कि कैसे एक कह सकते हैं साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण बन गया। ये उनके बचपन से लेकर उनकी विरासत तक, तारीफ से लेकर आलोचना तक कई बातें सामने रखता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनके बचपन से जानकारी कहती है कि जन्म 16 मई 1814 के आसपास हुआ, महाराष्ट्र में नासिक जिले का योवला गांव। जी। और दिलचस्प बात यह है कि कोई औपचारिक मतलब स्कूल वाली पढ़ाई नहीं हुई थी उनकी। हाँ, ये बात अहम है। उनका ज्ञान किताबों से ज्यादा शायद जिंदगी के तजुर्बों से आया, प्रकृति से सीखा। और परिवार का माहौल कैसा था, इसका कुछ जिक्र है? जी बिल्कुल। पिता थे पांडुरंग राव भट्ट। परिवार से ही उन्हें वो नैतिकता, साहस और अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा मिला। ऐसा कहते हैं कि बचपन से ही वो अन्याय को देखकर थोड़ा रिएक्ट करते थे। उनमें वो संवेदनशीलता थी और शायद यही शुरुआती बातें, वो मूल्य आगे चलकर उनके क्रांतिकारी विचारों की नींव बने। हाँ, ये तो है, माहौल का असर तो पड़ता ही है। बिल्कुल। सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि उस समय का जो पूरा माहौल था, उसे देखकर शायद उनके मन में ये आया होगा कि कुछ बदलना चाहिए। हाँ, और वो दौर था कैसा, ये समझना भी तो जरूरी है। सही बात है। भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा मजबूत होता जा रहा था। जी। जो स्थानीय राजा नवाब थे वो या तो अंग्रेजों के नीचे आ रहे थे या फिर लगातार दबाव में थे। और आम जनता, उन पर तो दोहरी मार थी। एक तो अंग्रेजी हुकूमत का दखल बढ़ रहा था और फिर कहीं कहीं स्थानीय सामंतों का शोषण भी था। बिल्कुल। और इसी माहौल में तात्या टोपे ने वो रास्ता चुना, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का। बिल्कुल। ये कोई आसान फैसला तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। स्रोत यही बताते हैं कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये उस समय के हालात का नतीजा था। जरा सोचिए, एक आम परिवार का आदमी जिसके पास ना कोई बड़ी जागीर है ना कोई अपनी सेना, हाँ, वो उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से टकराने का सोच रहा है। मतलब अपनी जान, अपनी निजी जिंदगी, सब कुछ दांव पर लगा दिया। हाँ बिल्कुल। जब आप इतनी बड़ी सत्ता को चुनौती देते हैं, वो भी एक विदेशी ताकत को, तो जान तो हमेशा जोखिम में रहती ही है। सही बात है। विद्रोह का नेतृत्व करने का मतलब था कि लगातार अंग्रेजों की सेना से बचना, उनके जासूसों से बचना, छिपना, हर पल मौत का खतरा। एक किसी भी इंसान के इरादे की परीक्षा होती है। और जो जानकारी हमारे पास है वो यही दिखाती है कि तात्या टोपे ने इन चुनौतियों का सामना गजब की हिम्मत और पक्के इरादे से किया। उन्होंने अपना आराम, अपना परिवार, इन सबसे ऊपर देश को रखा। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। 1857 के संग्राम में उनका रोल ठीक ठीक क्या था? जी। ये तो साफ है कि वो सिर्फ एक लड़ने वाले सिपाही नहीं थे, वो एक लीडर थे, एक प्लानर थे। बिल्कुल। वो नाना साहब पेशवा, जो कानपुर में विद्रोह को लीड कर रहे थे, उनके बहुत करीबी सहयोगी बन गए, भरोसेमंद साथी। अच्छा। और सिर्फ नाना साहब ही नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, जो दूसरे बड़े विद्रोही नेता थे, उनके साथ भी उनका अच्छा तालमेल था। तो मतलब उनका असर काफी फैला हुआ था। हाँ, और ये किसी एक इलाके तक सीमित नहीं था। आप देखिए, कानपुर, झांसी, कालपी, ग्वालियर, कई महत्वपूर्ण जगहों पर उनकी सक्रियता का जिक्र मिलता है।
कानपुर और लखनऊ जैसी जगह जहां विद्रोह सबसे ज्यादा तेज था, वहां उनके नेतृत्व और उनकी रणनीति ने अंग्रेजों को कई बार मुश्किल में डाल दिया। अच्छा। उनका काम सिर्फ लड़ना नहीं था। जो हाँ। बिखरी हुई विद्रोही ताकतें थीं, उनको इकट्ठा करना, उन्हें लड़ने के लिए जोश दिलाना। और हालात तो लगातार बदल रहे थे, हाँ, वो तो थे। तो उन बदलते हालात में तेजी से फैसले लेना, ये एक तरह से मतलब कई सारे काम वो एक साथ कर रहे थे। और यहीं पे उनकी वो खासियत सामने आती है जिसके लिए वो शायद सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। उनकी गुर्रिल्ला युद्ध नीति। उन्हें भारत का गुर्रिल्ला योद्धा कहा गया है। ये क्यों कहा गया उन्हें? हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये उपाधि उनकी मजबूरी भी थी और उनकी सबसे बड़ी ताकत भी। अच्छा, कैसे? देखिए, जानकारी यही बताती है कि तात्या टोपे के पास ज्यादातर समय ब्रिटिश सेना के मुकाबले हथियार, सैनिक साधन सब बहुत कम होते थे। तो सीधी लड़ाई में जीतना तो लगभग नामुमकिन था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लड़ाई के नियम ही बदल दिए। गुरिल्ला रणनीति का मतलब ही रही है दुश्मन पर अचानक हमला करो, उन्हें कंफ्यूज कर दो, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाओ, जैसे उनकी सप्लाई लाइन काट दो। हाँ। और फिर दुश्मन के संभलने से पहले ही निकल लो। यानी आमने सामने की टक्कर से बचना। बिल्कुल, उनकी रणनीति यही थी। छोटी छोटी तेज चलने वाली टुकड़ियों में हमला करो, दुश्मन को लगातार परेशान रखो, उन्हें कभी चैन से बैठने ही मत दो। इससे हुआ ये कि ब्रिटिश सेना, जो एक तय तरीके से भारी भरकम सेना के साथ लड़ने की आदी थी, वो अक्सर हैरान रह जाती थी। उन्हें समझ ही नहीं आता होगा। हाँ, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि तात्या टोपे कब, कहां से, कैसे हमला कर देंगे। और ये जो अनिश्चितता थी, इसने ब्रिटिश कमांडरों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया। ये सिर्फ तलवार की लड़ाई नहीं थी, ये दिमाग की लड़ाई भी थी, और इसमें तात्या टोपे माहिर थे। और ये सब बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के? जी हाँ, यही तो कमाल की बात है। ये उनकी अपनी समझ थी, जमीनी हकीकत की परख थी, और तेज दिमाग था। कोई मिलिट्री स्कूल से सीखी हुई चीज नहीं थी ये। तो इस रणनीति का असर क्या हुआ? उनकी कुछ खास कामयाबियों का जिक्र है? कानपुर के लड़ाइयों का जिक्र तो बार बार आता है। नाना साहब के सबसे भरोसेमंद साथी के तौर पर उन्होंने कानपुर में शुरू में अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर किया। शहर पर कब्जा करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को सीधी चुनौती थी। और कानपुर के बाद भी वो रुके नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो उनकी खासियत थी। अगर एक जगह हार भी गए या पीछे हटना पड़ा, तो वो हिम्मत नहीं हारते थे। अच्छा। जानकारी बताती है कि वो गजब की तेजी से फिर से अपनी सेना को जमा कर लेते थे और किसी नए इलाके में अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर देते थे। मध्य भारत और बुंदेलखंड के जो जंगल थे, घाटियां थी, उनका उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। वो लगातार ब्रिटिश सेना को एक जगह से दूसरी जगह दौड़ाते रहे। इससे अंग्रेजों के संसाधन भी खर्च हो रहे थे और सैनिक भी थक रहे थे। और लोगों का समर्थन भी जुटाते थे। जी हाँ, ये भी बहुत जरूरी था। वो विद्रोही इलाकों में घूम घूम कर लोगों से मदद मांगते थे, उन्हें आंदोलन से जोड़े रखते थे। इससे विद्रोह की आग जलती रही। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यही है, जैसा आपने अभी कहा भी, कि तात्या टोपे ने किसी भी तरह की औपचारिक सैन्य ट्रेनिंग नहीं ली थी। जी। सोचिए जरा, बिना किसी मिलिट्री एकेडमी या ट्रेनिंग के वो उस जमाने की सबसे मॉडर्न और ताकतवर सेनाओं में से एक के खिलाफ इतने असरदार तरीके से लड़ रहे थे। हाँ, ये वाकई उनकी नैसर्गिक प्रतिभा और जबरदस्त रणनीतिक समझ का सबूत है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। दिलचस्प ये है कि कई ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो उनके खिलाफ लड़े थे, उन्होंने खुद अपनी रिपोर्टों में, अपनी यादों में तात्या टोपे के साहस, उनकी लीडरशिप की और उनकी गुरिल्ला रणनीति की तारीफ की है। अरे वाह, दुश्मन होते हुए भी? हाँ, भले ही वो उन्हें दुश्मन मानते थे, लेकिन उनकी जो सैन्य काबिलियत थी, उसे वो नजरअंदाज नहीं कर पाए। एक ब्रिटिश अफसर ने तो उन्हें भारत का सबसे बेहतरीन विद्रोही कमांडर तक कह दिया था। अच्छा। यही विरोधाभास तात्या टोपे की शख्सियत को और भी जटिल और आकर्षक बनाता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इतिहास में हर नायक के साथ कुछ विवाद या आलोचनाएं भी जुड़ जाती हैं। क्या हमारा स्रोत इस बारे में भी कुछ बताता है? हाँ, बिल्कुल। और एक संतुलित समझ के लिए इन पर बात करना भी जरूरी है। हमें यहाँ पूरी तरह निष्पक्ष रहना है और सिर्फ वो बताना है जो उपलब्ध जानकारी में दर्ज है। जी। कुछ इतिहासकारों और विश्लेषणों में ये बात उठाई गई है कि तात्या टोपे की जो तेज तरार गुरिल्ला युद्ध नीति थी, जिसमें लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता था, हाँ, उससे कभी कभी आम नागरिकों के लिए मुश्किलें पैदा हो जाती थीं। युद्ध की भागदौड़ में हो सकता है कि स्थानीय लोगों को अनाज देना पड़ा हो या उनके गांव लड़ाई का मैदान बन गए हों।
तो क्या ये आलोचना उनकी रणनीति पर सवाल उठाती है? सीधे रणनीति पर सवाल नहीं शायद, बल्कि ये उस दौर की मुश्किलों को दिखाता है। युद्ध, खासकर इस तरह का अनियमित युद्ध, हमेशा अपने साथ ऐसी दुखद स्थितियां लाता है जहां आम नागरिक पिसते हैं। स्रोत में ब्रिटिश नजरिए का भी जिक्र है। जाहिर है अंग्रेजों के लिए तो तात्या टोपे एक खतरनाक विद्रोही थे जो उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। हाँ, वो तो मानेंगे ही। उनके जो दस्तावेज हैं उनमें उन्हें अक्सर एक उपद्रवी या यहाँ तक कि लुटेरा भी कहा गया है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही व्यक्ति को अलग अलग नजरिए से बिल्कुल अलग तरह से देखा जा सकता है। और वो नागरिकों पर असर वाली बात? हाँ, कुछ घटनाओं का जिक्र मिलता है जहां उनके अभियानों के दौरान नागरिकों को नुकसान उठाना पड़ा। और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है कि किसी भी आज़ादी की लड़ाई या बड़े संघर्ष में जो फौजी लक्ष्य हैं और जो आम लोगों की सुरक्षा है, उसके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये तो मुश्किल सवाल है। बिल्कुल, ये एक नैतिक दुविधा है जिसका सामना शायद तात्या टोपे जैसे नेताओं को भी करना पड़ा होगा। फिर से साफ कर दूं, ये सारे नजरिए और तथ्य स्रोत सामग्री पर आधारित हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना है, किसी का पक्ष लेना या फैसला सुनाना नहीं। बिल्कुल सही। इन आलोचनाओं और विवादों के बावजूद अगर हम तात्या टोपे की विरासत को देखें तो उनका असर बहुत बड़ा और गहरा नजर आता है। जी। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आज भी उनका नाम साहस, देशभक्ति और हार ना मानने वाले जज्बे का प्रतीक है। वो उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। स्कूलों की किताबों में, लोक कथाओं में उनका जिक्र मिलता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो उनका सामाजिक और रणनीतिक असर भी कम नहीं है। तात्या टोपे की कहानी ये दिखाती है कि कैसे कम साधन होते हुए भी अगर आपके पास असाधारण लीडरशिप है, रणनीतिक सोच है और पक्का इरादा है, तो आप बड़ी से बड़ी ताकत को भी चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने ये साबित किया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, दिमाग से भी लड़ा जाता है। और 1857 के संग्राम के लिहाज से उस संग्राम के दौरान उनके कामों ने न सिर्फ अंग्रेजों को परेशान किया, बल्कि जो अलग अलग जगहों पर विद्रोही लड़ रहे थे उनके बीच एक तरह के तालमेल और एकता की भावना को भी मजबूत किया। हाँ, ये जरूरी रहा होगा। बहुत जरूरी। उनकी लगातार मौजूदगी ने विद्रोह की लौ को काफी लंबे समय तक जलाए रखा। और उन्होंने ये भी दिखाया कि लीडरशिप सिर्फ महलों या राजघरानों से ही नहीं आती। एक सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी उठकर देश के लिए इतना बड़ा योगदान दे सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा सामाजिक संदेश था। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें? तो तात्या टोपे सिर्फ एक विद्रोही सैनिक नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो एक जटिल, बहुआयामी और बहुत प्रभावशाली ऐतिहासिक शख्सियत थे। उनके जीवन में हमें अटूट साहस दिखता है, एक ऐसी सैन्य रणनीति दिखती है जो शायद अपने समय से आगे थी, और देश के प्रति एक गहरा समर्पण नजर आता है। सही कहा। उन्होंने न सिर्फ 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, बल्कि भारतीय जनमानस में वीरता, प्रतिरोध और एकता की एक नई मिसाल भी कायम की। जैसा कि स्रोत सामग्री का निष्कर्ष भी कहता है, उनका जीवन साहस, रणनीति और कभी न हार मानने वाली देशभक्ति का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ जीतने वाले नहीं लिखते, बल्कि वो लोग भी गढ़ते हैं जो मुश्किल हालात में भी लड़ने का साहस दिखाते हैं। बिल्कुल। और स्रोत का जो मुख्य संदेश उभरता है वो यही है कि बुरी से बुरी परिस्थितियां, बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी किसी व्यक्ति के पक्के इरादे और साहस को रोक नहीं सकती। अगर इरादा मजबूत हो तो व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए अविस्मरणीय योगदान दे सकता है। तात्या टोपे का जीवन इसी का एक बहुत सशक्त उदाहरण है। और अंत में एक विचार जिस पर शायद श्रोता खुद सोच सकते हैं। स्रोत सामग्री में तात्या टोपे की गुरिल्ला रणनीति और उनके औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण की कमी का बार बार जिक्र आता है। हाँ। यह हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि इतिहास में अक्सर जब बड़ा संकट आता है या बड़े बदलाव का दौर होता है, तो क्या जो स्थापित ताकतें होती हैं, जिनके पास सारे नियम, सारे संसाधन होते हैं, उनको चुनौती देने के लिए लीग से हटकर सोची गई रणनीतियां या जमीनी स्तर से उभरा नेतृत्व ही ज्यादा कारगर साबित होता है? अच्छा सवाल है। क्या आज के दौर में भी, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, व्यापार हो या तकनीक हो, हमें ऐसे उदाहरण दिखते हैं जहां बिना किसी पारंपरिक ढांचे या साधनों के नई सोच और हिम्मत ने पुरानी व्यवस्थाओं को चौंका दिया हो या उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया हो? ये एक ऐसा सवाल है जो तात्या टोपे की कहानी से उभरता है और आज भी मुझे लगता है काफी प्रासंगिक है।